प्रिय छात्राओं, नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर सेठ मुरलीधर मानसिंह का कन्या महाविद्यालय बीए प्रथम वर्ष संस्कृत की सभी छात्राओं का इस नवीन सत्र में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इस वर्ष प्रथम वर्ष में आपने जो संस्कृत विषय का चयन किया है, उसके लिए आप निश्चित ही बधाई की पात्र हैं। संस्कृत हमारी संस्कृति को पूर्णता प्रदान करती है। संस्कृत भाषा के माध्यम से हम अपने संस्कारों के माध्यम से अपनी भारतीय संस्कृति से परिचित होते हैं और अपनी भारतीय संस्कृति को जीवन में अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आप सभी का इस नवीन सत्र में स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है, किंतु इस वर्ष कोविड की भिन्न परिस्थितियों में इस सत्र का प्रारंभ हुआ है, इसलिए हमारे पढ़ाने के तरीके में भी कुछ परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है। आपसे सीधे साक्षात्कार न होकर के YouTube के माध्यम से और इन वीडियो के माध्यम से हम और आप एक दूसरे से परिचित हो रहे हैं। सर्वप्रथम मैं संस्कृत विषय में 2 प्रश्न पत्रों का विभाजन किया गया है और उसके प्रथम प्रश्न पत्र को मैं आपको डॉक्टर आशा उपाध्याय आपको पढ़ाऊंगी। प्रथम प्रश्न पत्र में अंक विभाजन हमारे सिलेबस के अनुसार, जैसा कि मैंने PDF में आपको सिलेबस प्रदान किया है और उसमें विभाजन स्वरूप पूर्णतया दिखाया गया है। उसमें बताया गया है कि संस्कृत का प्रथम प्रश्न पत्र जो 100 अंकों में विभाजित है, उसमें सर्वप्रथम एक स्वप्न वासव दत्तम महाकवि भास के द्वारा रचित इस नाटक को समावेशित किया गया है, जिसकी अंक 40 निर्धारित किए गए हैं। दूसरा, आपके वाल्मीकि रामायण का बालकांड सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है, उसके 20 अंक निर्धारित हैं। तीसरा, एक कथा साहित्य के अंतर्गत हितोपदेश का मित्र लाभ जो है वो 22 अंक का बताया गया है और अलंकारों के लिए काव्य दीपिका नामक पुस्तक, जिसमें से 18 अंक विभाजित हैं। इस प्रकार से हमारे यह 100 नंबर का प्रश्न पत्र निर्धारित अजमेर विश्वविद्यालय द्वारा नवीन पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। हम में से बहुत सारी छात्राएं ऐसी भी हो सकती है जिनके पास कक्षा 12 तक संस्कृत विषय नहीं रहा होगा और बहुत सी छात्राएं ऐसी भी हैं जिन्होंने संस्कृत विषय के साथ इस महाविद्यालय में भी उसी संस्कृत विषय का चयन कर अपना प्रवेश लिया है। उन सभी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन है। संस्कृत भाषा हमारे जीवन को परिपूर्णता प्रदान करने वाली भाषा है और इसमें महाकवि भास, जिन्होंने बहुत सरल, सुंदर और संक्षिप्त भाषा के रूप में संक्षिप्त तरीके से अपनी वाणी को प्रकट किया है और यह नाटक जो है वो बहुत सरल भाषा के अंतर्गत लिखा गया है। भाषा में कहीं भी दुरूहता का प्रयोग यहाँ महाकवि के द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि यह संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले प्रथम भाग के रूप में आपने यहाँ प्रवेश किया है, तो यहाँ संस्कृत की प्रथम पाठशाला के रूप में ही आपको इस नाटक से परिचित कराया गया है। महाकवि काव्य की विभिन्न शाखाओं में आप जैसा कि अब तक साहित्य को बारे में पढ़ चुके हैं कि काव्य की अनेक शाखाएं होती है, जिसमें काव्य गद्य, पद्य, नाटक आदि अनेक रूपों में लिखा जाता है। तो वहीं काव्य को नाटकों से पूर्णता बताया गया है। कहा भी गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। तो महाकवि कालिदास के शाकुंतल को जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, वो नाटक को गौरवान्वित शैली में लाने का प्रयास महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया।
हमारे संस्कृत कवियों की या हमारे लिए यह दुर्भाग्य है कि संस्कृत के किसी भी कवि ने कभी भी अपने जीवन परिचय को प्रकट नहीं किया है। केवल हम अनुमान, उनकी भाषा शैली, उनके काव्य सौष्ठव आदि के आधार पर ही ये निर्धारण करते हैं कि उस कवि का रचना काल क्या रहा होगा। और यही महाकवि भास के साथ भी हमारे साथ यह श्रृंखला उसी श्रृंखला के अंतर्गत जुड़ जाती है। तो महाकवि भास ने भी कहीं पर भी अपने रचनाओं का वर्णन यहाँ पर नहीं किया है। केवल उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि के आधार पर महाकवि भास का जो काल समय है वो चौथी शताब्दी के आधार पर आधारित किया गया है और लगभग उसी में उनके निर्देश जो है वो बताया गया है। महाकवि भास ने कहीं भी नाटकों के अंतर्गत भी अपनी रचनाओं का वर्णन नहीं किया है, परंतु 13 नाटकों के एक समूह को स्पष्ट रूप से जहाँ पर उनकी रचना शैली आदि के आधार को देखकर अनुमान किया गया है कि यह 13 नाटक जो है वो महाकवि भास के द्वारा लिखित होंगे। और नाट्यशास्त्र के अनुसार उनकी जो रचना धर्मता है उसके आधार पर ये इन 13 नाटकों को महाकवि भास की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में सम्मिलित किया गया है। उन भास की रचनाओं में जो रचनाएं हैं वे इस प्रकार हैं। पहला है अभिषेक, प्रतिमा, बालचरित, दूत घटोत्कच, दूत काव्य, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, पंचरात्र, उरुभंग, प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्न वासव दत्तम, चारु दत्तम और अविमारक। इस प्रकार से भास के ये प्रमुख 13 नाटक लिए गए हैं। भास की भाषा शैली पर यदि हम ध्यान दें तो उनके नाटकों में अंकित कई क्षेत्रीय प्रभाव जो है वो वहाँ उन पर देखने को मिलते हैं। उनमें विविधता है, बहुमुखित, विशेष रूप से बहुमुखिता वहाँ पर दृष्टिगोचर होती है। सशक्तता इनका प्रमुख रूप है। तो नाटकों में कल्पना, भावना आदि प्राचुर्य मात्रा में प्रयुक्त होती है, परंतु वहाँ पर भी प्रभावोत्पादकता के साथ उसका वर्णन किया गया है। भास की शैली जो है वो अनेक उक्तियों के द्वारा प्रभावोत्पादकता उत्पन्न करती है। सरलता, सरसता और स्फुटता, प्रसन्नता, गंभीरता, मधुरता और मनोरंजकता वहाँ पर अपेक्षित रूप में देखी जाती है। सरलता का वहाँ स्वाभाविक रूप से प्रतिपादन किया गया है। पात्र अनुकूल भाषा के भास के रूपों में पात्रों के चरित्र चित्रण करने की निपुणता कि वे किसी भी चरित्र को चित्रित करने में बहुत अधिक कुशल थे, इसका भी परिलक्षण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। छंद और अलंकारों का भी इसमें बहुत सफल प्रयोग किया गया है। अनेक अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर दिखता है, परंतु वे न तो कवि की कल्पना में दुरूहता उत्पन्न करते हैं और न अलंकारों की बोझ से भाषा की सहज माधुर्य और मधुरता कहीं भी क्षीण होती हुई दिखाई देती है। वर्णन जो किया गया है वो बहुत ही सूक्ष्म रूप में और बहुत स्पष्ट वर्णन हर दृश्य का, हर प्रकृति का, संध्या का, मध्यरात्रि का, मध्याह्न का, तरुणता का आदि का वर्णन करने में पूर्ण सफलता महाकवि को हासिल हुई है। दृश्य चित्रण पटु कहा गया है महाकवि भास को, तो उनकी वर्णन कला जो है जिसमें अनोखी शैली है, शैली सशक्त है और सुखमय है। इस प्रकार के वर्णनों का चित्रांकन यहाँ पर किया गया है कि शैली की संक्षिप्तता के कारण छोटे छोटे वाक्यों में भी मधुर और गंभीर भावों की व्यंजना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई है। महाकवि भास अद्वितीय शैली के अद्भुत कवि कहलाते हैं। इतना ही नहीं, वे सरल शैली के जनक भी कहे गए हैं। प्रसाद गुण के साथ साथ रस पेशलता, भावों की सम्यक अभिव्यक्ति, गंभीरता, औचित्य, ओजस्विता और माधुर्य आदि गुण भी इनकी शैली में समाहित दिखाई देते हैं।
वाग विस्तार का परिहार जो है वो वहाँ यहाँ किया गया है। कम से कम शब्दों में अधिक भाषा का भावों का वर्णन जो है वो महाकवि भास के द्वारा किया गया है। नाटकत्व और काव्यत्व का संतुलन यहाँ सरल शब्दों में स्वाभाविक पद विन्यास और भाव शोष्ठव महाकवि भास की शैली में पाया जाता है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा जैसे सरल अलंकारों का इन्होंने बहुतायत से प्रयोग किया है और इनके पात्रों के संवाद संक्षिप्त, उचित, अवसर अनुकूल और कथा वस्तु से आबद्ध दिखाई देते हैं। गागर में सागर भरने वाली उक्ति इनकी रचनाओं में चरितार्थ होती है। इनका कथन क्षण भर में गुह्यतम गुत्थियों का समाधान करने में और भावों को स्पष्ट करने वाला है। इस प्रकार महाकवि भास की अनेक विशेषताओं को हम निम्न अनुसार आबद्ध कर सकते हैं। स्वच्छता और संक्षिप्तता, प्रभावोत्पादकता और व्यंजकता का मणिकांचन योग है। अल्प समास व समासहीन वाक्य संघटना है। सरलता व सहज बोधगम्यता हमें प्राप्त होती है। औचित्य और पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। लोकोक्तियों और सूक्तियों का प्रचुर प्रयोग किया गया है। घटनाओं का आकस्मिक वितरण किया गया है। स्वल्प शब्दों द्वारा अधिक भाव व्यंजना प्रस्तुत की गई है। अकृत्रिमता और स्वाभाविकता का समावेश यहाँ परिलक्षित होता है और काव्यत्व की अपेक्षा अभिनेयता इस नाटक का प्रमुख प्रभावोत्पादक बिंदु है। तो इस प्रकार से महाकवि भास की हमने अनेक विशेषताओं का यहाँ पर वर्णन देखा है। स्वप्न वासव दत्ता नाटक जो है वो राजा उदयन और महारानी वासव दत्ता के प्रणय कथा का यहाँ पर वर्णन किया गया है और इसका विस्तृत जानकारी जो है वो आपको PDF में प्राप्त हो जाएगी, जिसमें अंकवार कथा वस्तु आपको दिखाई देगी। तो बहुत सुंदर और 6 अंकों में विभाजित किया गया यह नाटक है और यहाँ कथा वस्तु का जो स्रोत है वो स्वप्न वासव दत्तम जो कथा सरित सागर की कहानी से भी कुछ मिलता जुलता है, परंतु उसमें नाटकीय प्रभाव में तीव्रता लाने के कारण बहुत से विषयों को यहाँ परिवर्तित कर दिया गया है। नाटक की समीक्षा यदि हम करते हैं तो भास की यह 13 नाटकों में सबसे सर्वोत्तम कृति महाकवि भास की कहलाती है। इस नाटक का मुख्य विषय प्रतिज्ञा योगंधरायण का शेष भाग है, जिसमें यहाँ पर राजा उदयन और वासव दत्ता की प्रणय कथा को बहुत सुंदर रूप में परिलक्षित किया गया है। इसके सभी अंक अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। नाटककार की कुशलता यहाँ पर देखने को मिलती है। चरित्रों का विकास है। कथा का मुख्य विषय दाम्पत्य प्रेम को आदर्श रूप में चित्रित करना है। वो पूर्णतः अक्षरशः सत्य घटित होता है। नाटक का चमत्कार यहाँ स्वप्न में राजा के साथ वासव दत्ता का मिलन जो दिखाया गया है वो इस नाटक का प्रमुख चमत्कार है और इस रूप में यहाँ राजा उदयन जो है वो एक प्रणय नायक के रूप में यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इस तरह से इस कथानक के आधार पर इस नाटक का चयन जो है वो हमारे प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम के अंतर्गत किया गया है। तो निश्चित रूप से आप जब PDF के अंतर्गत सारी विषय वस्तु की अंकवार कथा वस्तु को पढ़ेंगे तो बहुत ही रोचक सरल भाषा में लिखा गया यह नाटक है और इसको पढ़कर आपको आनंद की अनुभूति होगी और साहित्य की मर्म तक आप पहुँचेंगे। धन्यवाद।